हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हैरी पॉटर मेरी फेवरेट सीरीज है जिसे जेके रोलिंग ने बेहतरीन तरीके से लिखा है और वार्नर ब्रोस ने कोशिश की है वो इसकी मूवी को जितना हो सके बेस्ट बनाए। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, उसी तरह हैरी पॉटर में भी कुछ मिस्टेक्स हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही टॉप 10 मिस्टेक्स की जो मुझे हैरी पॉटर सीरीज में नजर आए। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शॉर्ट आउट टू अवी धाकाने, द न्यू स्कैन, गोरिल्ला गेमिंग, इंडियन बॉयज इंग्लिश, एग्रियन गुरुजी, सागनी खोरे एंड अर्नब विजय फ्रॉम हफलपफ, दीपिका जसवाल फ्रॉम ग्रिफिंडोर, यश यादव फ्रॉम ग्रिफिंडोर, शैगी 2.0 from Ravenclaw and Saurav's Kitchen from Gryffindor. Thank you so much Potterheads for becoming the channel member. अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले 10th पर है गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के लास्ट में दिखाया गया पोर्ट की, जिसे छूते ही हैरी और सेड्रिक कब्रिस्तान पहुंच गए थे। पर यहाँ स्टोरी में एक गड़बड़ है। हमने गॉबलेट ऑफ फायर में ही स्टार्टिंग में देखा था कि पोर्ट की कैसे काम करते हैं। बुक्स में भी इसकी काफी अच्छे से डिटेल दी गई है कि पोर्ट की स्पेसिफिक टाइम में ही एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं और उसे छूने वाला उसके साथ गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। जैसे वीजलीज, डिगोरीज और हैरी जूते को पकड़कर स्पेसिफिक टाइम पर क्विडिच वर्ल्ड कप के ग्राउंड पर पहुंचे थे। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट नॉर्मल मगल ऑब्जेक्ट की तरह रह जाता है। 5th पार्ट में भी डंबलडोर केटल को पोर्ट की में बदलते हैं ताकि हैरी सीरियस के घर क्रिसमस के पहले चला जाए, जो मूवी में तो नहीं दिखाया गया था पर बुक में था। इसके अलावा 7th पार्ट में भी बताया गया है कि जब 7 हैरी वाला टास्क होता है सब लोग अलग अलग घर पहुंचते हैं। जैसे हैरी टोंक्स के घर पहुंचता है, हालांकि मूवी में दिखाया है कि सभी लोग वीजलीज के यहाँ ही डायरेक्ट पहुंचते हैं। बुक में है कि सभी लोगों को पोर्ट की के थ्रू वीजलीज के घर पहुंचना होता है, जिसमें से टाइमली न पहुंचने पर कुछ पोर्ट कीज बिना लोगों के ही आ जाती है। यानी कि पोर्ट कीज का टाइम फिक्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तभी वीजलीज और हैरी सुबह सुबह उठकर पोर्ट की तक पहुंचे थे। तो फिर आखिर ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट वाला कप हैरी और सेड्रिक के छूने से कैसे उन्हें कब्रिस्तान में ले गया? और दूसरा, बार्टी क्राउच का ये प्लान बहुत ही स्टूपिड भरा नहीं था। उस कप को हैरी ना छूकर सिर्फ सेड्रिक भी तो छू सकता था, तो यहाँ तो पूरा प्लान ही फेल हो जाता। और अगर मान भी लिया जाए कि जैसे बार्टी क्राउच ने विक्टर पर जादू कर दिया था कि वो बाकी लोगों को रास्ते से हटा दे और उसने कप पर जादू कर दिया था कि इसे छूते ही ये पोर्टकी की तरह काम कर दे, तो सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ ये है कि कब्रिस्तान में पहुँचने के बाद जब सारा किस्सा कांड हो जाता है तो हैरी जैसे ही दोबारा कप को छूता है, कप फिर से पोर्टकी में बदल जाता है और उसे वापस हॉगवर्ट्स पहुंचा देता है। ये कैसे हुआ? क्या क्राउच ये चाहता था कि वोल्डेमॉर्ट जिंदा होने के बाद पोर्टकी का यूज करके वापस हॉगवर्ट्स आ जाए? या ऐसा लगता है कि जेके रोलिंग को और कोई वे समझ नहीं आया कि हैरी को इस सिचुएशन से कैसे बचाकर लाया जाए ताकि आगे के पार्ट्स भी बन सके, इसलिए उन्होंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी और पोर्टकी कैसे काम करता है उसमें वो खुद ही उलझ गई। 9th पर है ट्रेस चार्म यानी नाबालिग छाप की बात। मूवी में इसे बहुत शॉर्ट में दिखाया गया है, पर बुक में थोड़ी डिटेल बताई गई है कि ये एक ऐसा चार्म है जो 17 साल से कम एज के जादूगर बच्चों पर किया जाता है ताकि अगर उनके आसपास कोई भी घटना हो या जादू का इस्तेमाल हो तो उन्हें ट्रेस कर लिया जाए। उसी कारण जब डॉबी ने 2nd पार्ट में जादू किया था तो उसके लिए हैरी को वार्निंग दी गई थी और 5th पार्ट में डिमेंटर्स को भगाने के लिए उसे स्कूल से निकाल भी दिया गया था, जिस पर पूरा केस चला था। तो सवाल है कि आखिर इतना फालतू चार्म यूज ही क्यों किया जाता है? 17 साल से कम के जादूगरों को स्कूल के बाहर जादू करने की इजाजत नहीं होती, समझ आता है, क्योंकि इससे वो अनजाने में मगल्स के सामने जादू ना कर दें और सबको विजिटिंग वर्ल्ड की रियलिटी का पता न चल जाए। पर खुद ही बुक में इस चार्म के फ्लॉज भी बता दिए गए हैं कि एल्फ से लेकर कोई भी और जादू करे तो मिनिस्ट्री को इस चार्म के कारण पता लग जाएगा और फिर मिनिस्ट्री उसके लिए उस नाबालिग जादूगर को सजा दे देगी। ये तो बहुत ही गड़बड़ रूल है। और दूसरी बात, अगर ये चार्म काम करता था तो फिर कैसे टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट ने 15-16 साल की उम्र में मगल फैमिली रिडल हाउस में जाकर जादू करके 3 लोगों को मार डाला और मिनिस्ट्री को पता भी नहीं चला कि एक नाबालिग जादूगर के आसपास किलिंग कर्स जैसा अनफॉरगिवेबल कर्स यूज हुआ है, जो फिर वो मॉर्फिन को इस बात के लिए सजा दे देते हैं जो थोड़ी दूरी पर रहता था। कुछ तो गड़बड़ है। 8 पर है कि डंबलडोर जब फीनिक्स का यूज करके या हाउस एल्फ का यूज करके कहीं भी पहुंच सकते थे तो उन्होंने 6th पार्ट में पहले उड़कर हॉग्समीड में जाना और फिर वहां से डिसेपरेट होकर समुद्र तक जाना
क्यों चुना। वो आराम से फिनिक्स की पूंछ पकड़ते और उन दोनों को समुद्र तक ले जाते। और क्योंकि वो हॉर्क्रक्स जैसे भयंकर ऑब्जेक्ट को ढूंढने निकले थे जिसमें उन्हें पहले से पता था कि कुछ भी खतरा हो सकता है, इसलिए ही उन्होंने हैरी को पहले ही कह दिया था कि अगर वो हैरी को बोले छिप जाओ, भाग जाओ, तो हैरी वो सब करे। तो क्या सुरक्षा के तौर पर उन्हें फिनिक्स को साथ नहीं ले जाना चाहिए था? इससे काम 10 गुना ज्यादा इजी नहीं हो जाता? ना कोई नाव ढूंढनी रहती, ना झील पार करनी रहती, ना वहां से बचकर लौटने में कोई प्रॉब्लम आती। और इन सब में अगर फिनिक्स को कुछ हो भी जाता तो वो तो मरकर दोबारा जिंदा हो जाता, जैसे 5th पार्ट में उसने खुद पर किलिंग कर्स लेकर खुद मरकर दोबारा वो जिंदा हो गया था। मैं जानती हूँ ये बातें शायद जिन्होंने सिर्फ मूवी देखी हो उन्हें समझ ना आ रही हो, पर बुक पढ़ने वाले अच्छी तरह समझ गए होंगे कि डंबलडोर के प्लान में कितनी बड़ी कमी थी यहाँ कि उन्होंने एल्फ या फिनिक्स का यूज नहीं किया, जो कि न सिर्फ टाइम सेविंग और कन्वीनियंट था बल्कि सक्सेस रेट भी उसमें बहुत ज्यादा था। 7 पर है कि अगर सीरियस अज़्काबान से भागा था और बाद में बेllatrix और बाकी के डेथ ईटर्स भी अज़्काबान से भागे थे, ना कि प्रॉपर्ली सजा पूरी होकर वहां से बाहर आए थे, तो आखिर उन लोगों को अपनी वॉन्ड कैसे मिल गई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जेल में उन्हें अपनी वॉन्ड के साथ सेल में रखा गया हो, वरना उसके इस्तेमाल से तो वो आराम से डिमेंटर्स को हरा कर वहां से भाग जाते, खासकर सीरियस। और जैसा बताया ही गया है कि एनिमेगस बनने के लिए आपको वॉन्ड की जरूरत नहीं होती, बिना वॉन्ड के भी आप खुद को जानवर में बदल सकते हैं, तो फिर भाग जाने के बाद आखिर सभी को अपनी अपनी वॉन्ड कैसे मिल गई? इसका आंसर तो चाहिए ही हमें। 6th पर है कि विजार्डिंग वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज है। ड्रैगन पॉक्स और स्पाइडरग्रॉइटस नाम की कुछ बीमारियों को छोड़कर, जो कि जादुई बीमारियां हैं, यहाँ तक कि गायब हुई हड्डियां तक को दोबारा अगर उगा दिया जाता है, छोटे दांतों को लंबा कर दिया जाता है और लंबे दांतों को छोटा, तो फिर आखिर जादूगरों को चश्मे पहनने की जरूरत क्यों थी? क्या जादू से एक बार में ही आंखें ठीक नहीं की जा सकती थी? हैरी, मोर्निंग मार्टेल, मिस्टर वीजली, यहाँ तक कि डंबलडोर और मैकगोनागल जैसे महान जादूगर तक अपनी आंख जादू से ठीक नहीं कर पाए, और इसका कितना नुकसान हो सकता था ये नहीं सोचा गया कभी। क्या होता अगर वोल्डेमॉर्ट या डेथ ईटर सिर्फ एक सिंपल सा मंत्र एक्यो हैरीज ग्लासेस कर देते? हैरी को बिना चश्मे ऑलमोस्ट न के बराबर दिखता था। हैरी वहां ही हार जाता। ना ही डेथ ईटर्स ने ये सोचा और ना ही वोल्डेमॉर्ट ने और ना ही जेके रोलिंग ने खुद ने कि आखिर जादूगरों को चश्मे की जरूरत क्यों थी। 5th पर है कि आखिर ऐसा क्यों था कि वोल्डेमॉर्ट हमेशा तब तक कुछ करने से रुका रहता था जब तक उस साल की हैरी पॉटर की पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए। 2nd पार्ट में वो जिनी को वश में करने लायक स्ट्रांग होते ही चैम्बर ऑफ सीक्रेट में ले जा सकता था, पर उसने पहले पूरी साल का वेट किया। मगल बॉन्ड के बोन का उसे कोई काम नहीं था, फिर भी वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स करता रहा उन्हें मारने के लिए, और साल के ऑलमोस्ट एंड में वो जिनी को चैम्बर में ले गया। 4th पार्ट में बार्टी क्राउच जूनियर पूरे साल में कभी भी पोर्टकी का यूज करके हैरी को कब्रिस्तान भेज सकता था। हालांकि उसका प्लान था कि हैरी टास्क के दौरान गायब हो ताकि किसी को पता न चले कि वो कहाँ गया, तो वो ये काम तो 2nd टास्क में भी कर सकता था, पर नहीं, उसने साल के एंड तक वेट किया और फिर 3rd टास्क में उसको कब्रिस्तान भेजा। 5th पार्ट में भी आखिरी एग्जाम वाले दिन वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के दिमाग के साथ खेलने की सोची और सीरियस को पकड़े जाना दिखाया और उसे मिनिस्ट्री में बुलाया। 7th पार्ट में भी ऑलमोस्ट ईयर के एंड में उसने हॉगवर्ट्स पर हमला किया। इन सब से एक बात तो समझ आती है कि चाहे वोल्डेमॉर्ट कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे बच्चों की पढ़ाई की बहुत चिंता थी। वो उसे बहुत इंपॉर्टेंट समझता था और वो उससे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहता था। 4th पर है जादूगरी दुनिया का सबसे बड़ा जादू, या दूसरी लैंग्वेज में बोले तो मिस्टेक। हमने देखा था कि मैकगोनागल 1st पार्ट में बिल्ली से इंसान बनती है और अपने पूरे चोगे में इंसानी रूप में आती है। ऐसा 2 बार होता है, पर 3rd पार्ट में जब पीटर पेटिग्रू इंसानी रूप में आता है तो वो पूरे कपड़े पहने हुए आता है। तो पहली बात कि वो 12 साल से रॉन के घर चूहा बनकर रह रहा था, तो फिर उसे कपड़े कहाँ से मिले, और वो भी उसके साइज के, क्योंकि वीजलीज के घर में किसी की भी हेल्थ हाइट पेटिग्रू जैसी नहीं थी जिसके उसने कपड़े चुरा लिए हों। और दूसरी बात, अगर मान लो कि कपड़े उसे मिल भी गए, तो जब वो वापस चूहा बनकर भागा तो कपड़े कैसे छोड़ गया पीछे, और अगर उसने कपड़े पीछे छोड़ ही दिए तो क्या ये बहुत इजी नहीं था प्रूव करना कि वो वहाँ था? सीरियस की इनोसेंस इजीली प्रूव नहीं हो जाती कि ये एक्स्ट्रा चोगा जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है? और फिर जब वो नेक्स्ट पार्ट में रिडल हाउस में होता है तो फिर से वो सेम कपड़ों में होता है जो दरअसल वो हॉगवर्ट्स के ग्राउंड पर छोड़ गया था। ये पेटिग्रू के कपड़े आना जाना शायद सबसे बड़ा जादू है इस सीरीज का। 3rd पर है डंबलडोर का पोशन ऑफ डिस्पेयर पीना। जब हैरी डंबलडोर के साथ हॉर्क्रक्स ढूंढने जाता है तो वहाँ उन्हें बेसिन मिलता है जिसमें पोशन भरा होता है। ये पोशन
ड्रिंक ऑफ डिस्पेयर होता है, जिसे पीने पर बहुत कष्ट होता है, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली। तो सवाल ये है कि आखिर इस पोशन को पीना ही क्यों जरूरी था। एक बार बेसिन से अगर पोशन उठा लिया गया तो पोशन को या बेसिन को क्या पता चल रहा है कि इसे पिया गया या फेंका गया। उसके पहले डंबलडोर ने बहुत से मंत्र पढ़कर देख लिया था कि इसे गायब नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, इसका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता, पर इसे पीना ही कंपलसरी है। ऐसा कंक्लूजन डंबलडोर ने कैसे निकाल दिया। एटलीस्ट उन्हें पोशन को पीने से पहले एक बार ग्लास में भरकर उसे फेंक कर तो देखना चाहिए था। उन्होंने ऐसे ही कैसे एज्यूम कर लिया कि इसे पी लेना है। सेकंड पर है कि अगर वोल्डेमॉर्ट को जान का इतना खतरा था, उसे लोगों के गद्दार होने की उम्मीद थी या डर था, उसे उन पर भरोसा नहीं रहा था, खासकर दोबारा जिंदा होने के बाद, तो उसने सिंपल सबसे अनब्रेकेबल वॉर क्यों नहीं करवा लिया। अपने आप जो उसके साथ नहीं रहना चाहते थे वो डर कर भाग जाते, या अगर कोई डर से वॉर ले भी लेता तो धोखा देने पर वो अपने आप मर जाता। क्या ये बहुत इजी नहीं रहता अपने सच्चे लॉयल सर्वेंट्स को पहचानना। लूसियस, नार्सिसा, ड्रेको और न जाने कितने डेथ ईटर्स जो एंड टाइम पर उसको छोड़कर भाग गए थे, वो पहले ही चले जाते। कम से कम वोल्डेमॉर्ट को उन पर झूठा भरोसा तो नहीं करना पड़ता। पर वोल्डेमॉर्ट ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फाइनली फर्स्ट पर है कि आखिर ट्राइविजर टूर्नामेंट की इतनी एक्साइटमेंट किस बात की थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये तो शानदार इंटर स्कूल चैंपियनशिप था। ड्रैगन से लड़ना, क्लूज डिकोड करना, दोस्तों को बचाना, मेज पार करना, रिडल सॉल्व करना, ये तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट्स था। तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं बात कर रही हूँ लाइव ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें मूवी में देखना बहुत अच्छा लगा या बुक में पढ़ना भी, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे पानी के नीचे क्या क्या हुआ या 3 घंटे मेज में और कब्रिस्तान में क्या क्या हुआ। पर लाइव ऑडियंस के बारे में अगर सोचा जाए तो पहला टास्क तो ठीक था कि उसमें चैंपियंस को ड्रैगन्स को पार करते देखना था कि सभी चैंपियंस ने गोल्डन एग कैसे लिया। ऑब्वियसली जब तक ड्रैगन धरती पर है, क्योंकि हैरी के केस में तो मूवी के अकॉर्डिंग ड्रैगन पूरे स्कूल में हैरी के पीछे पीछे उड़ रही थी। पर अगर लाइव ऑडियंस की सोचे तो आखिर सेकंड टास्क में उन्हें क्या मजा आया होगा। उन्होंने 4 चैंपियंस को झील के पानी में जाते देखा और 1 घंटे तक बस पानी को घूरते रहे, क्योंकि पानी के अंदर क्या हो रहा है वो तो उन्हें पता ही नहीं था। और तीसरे टास्क में भी उन सब ने चैंपियंस को मेज में जाते हुए देखा और उसके बाद 3-4 घंटे मेज को यूं ही ताकते रहे, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है, जब तक कि हैरी सेड्रिक की लाश को लेकर वापस नहीं आ गया। यानी कि सारे लोग इतनी रात को बस मेज को बाहर से घूर रहे थे। और इन सब के बाद भी बाकी लोगों को चैंपियंस की हेल्प करना मना था, उनके साथ नेक्स्ट स्टेज के क्लूज ढूंढना मना था। यानी इन सब में सिर्फ चैंपियंस को छोड़कर बाकी लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं था। निहायत ही बोरिंग टास्क। इससे अच्छा अगर मैं हॉगवर्ट्स की स्टूडेंट होती तो टास्क के दौरान अपने रूम में जाकर सो जाती, बाद में रिजल्ट सुनकर चैंपियन से ही डिटेल ले लेती कि क्या कैसा हुआ, क्योंकि वैसे भी बाकी लोगों ने यही किया था। यकीनन मैं 1 घंटे तक पानी को या 3-4 घंटे तक मेज को तो नहीं देखती रहती। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 10 मिस्टेक्स जो मुझे हैरी पॉटर सीरीज में नजर आए। हालांकि उसके बाद भी मैं इस सीरीज को एक मास्टरपीस मानती हूँ, जिसमें हर सीन से लेकर किरदार तक अमेजिंगली लिखे गए हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आपको भी कोई और मिस्टेक्स या प्लॉट होल नजर आए हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।